राइट। इट मीन्स कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन के साथ में एक और हाइड्रोजन रहेगा, H2 रहेगा, तभी वो एक्सिस्ट करेगा। सिंगल हाइड्रोजन करके एक्सिस्ट नहीं होगा। वैसे ही ऑक्सीजन भी O2 एक्सिस्ट होता है, तो O2 इज द मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, H2 इज द हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। और कंपाउंड क्या हो जाएगा, वाटर का कंपाउंड। वाटर का क्या है कंपाउंड फॉर्मूला, H2O। तो एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, राइट। सो सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट और गैसियस तीन स्टेट्स होते हैं मैटर के। सॉलिड स्टेट में मैटर मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, लिक्विड स्टेट में कैसे रहते हैं, गैसियस स्टेट में कैसे रहते हैं, क्या रहता है बताओ, आपने पढ़ा रहेगा। सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में मैटर में मॉलिक्यूल का, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा लेस पैक्ड होता है एंड गैस में लूजली पैक्ड, मतलब उनके बीच के डिफरेंस ज़्यादा रहता है, राइट। तो वही जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे आपको हीट एनर्जी में यूज होने वाला है। सिर्फ इतना ध्यान दो कि सॉलिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल एक साथ एक कम इसमें पैक रहता है, और लिक्विड में थोड़ा कम डिस्टेंस रहता है, और गैसियस में, गैस स्टेट में ज़्यादा डिस्टेंस रहते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, राइट। सो क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, हीट एनर्जी के बारे में बता देती हूँ। तो सॉलिड स्टेट वुड हैव द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एनर्जी एंड लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी? The energy possessed by a body due to its state of rest is known as potential energy, and the energy possessed by a body due to its state of motion is known as kinetic। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी मैटर, अभी आप ये टेबल के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए, इसमें भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे। जब सॉलिड स्टेट में होते हैं या कोई भी स्टेट में हो, मैटर के अंदर के मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स ऑलवेज इन सम वाइब्रेशन, दे आर ऑलवेज इन वाइब्रेशन, ठीक है। अब अगर समझो एकदम क्लोजली पैक्ड सारे मॉलिक्यूल्स पास पास में, तो उनके वाइब्रेशन को मूव होने के लिए स्पेस कम होगा, है ना। एकदम पास पास में वो जाके एक दूसरे को कोलाइड हो जाते हैं, तो फिर उनके बीच उनका वाइब्रेशन बहुत कम रहेगा। तो क्या हो जाता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी कम रहता है। वाइब्रेशन कम मतलब मूवमेंट कम, कम मूवमेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी लेस होता है। जब काइनेटिक एनर्जी कम रहता है तो क्या उसमें ज़्यादा रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमेशा एक सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम्स कांस्टेंट है। तो अगर एक कम है तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी विल बी मोर। सो सॉलिड्स में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होता है। लिक्विड में कंपैरेटिवली काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा। गैस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते हैं, और एयर पे इसके मॉलिक्यूल आपको से दिखाई भी देते हैं अगर लाइट में देखोगे, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैसियस स्टेट में होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। When a substance absorbs heat, heat actually क्या है, heat is a form of energy, heat is a form of energy। हम लोग क्या करते हैं, गैस के ऊपर रखते हैं यूटेंसिल, उसमें कुछ पोर करते हैं एंड फिर उसको हीट देते हैं। हीट देते मतलब कि हम उसको एनर्जी देते हैं। जब भी किसी चीज़ को आपको एनर्जी मिलती है तो आप क्या करते हैं, आप उनके मूवमेंट हलचल आ जाती है, आपको उसमें विगरसली आप वर्क कर सकते हो। अगर एनर्जी नहीं है तो फिर हम लोग क्या एकदम थके हुए, टायर्ड, बैठे हुए रहते हैं, जैसे तुम लोग हमेशा क्लास में बैठे रहते हो, राइट, है ना। तो फिर जब एनर्जी आप में बहुत है, अब तुम लोग का एनर्जी का सोर्स अलग अलग है। तुम लोग को अगर अच्छा लगता हुआ काम आ गया तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाता है। जैसे कभी मैथ्स करने का या ऐसे कोई जब जो आपको पसंद है वो करना रहता है तो खुद तक एनर्जी डाउन हो जाता है, आपको इनपुट एनर्जी के लिए अलग से ज़रूरत नहीं है ना। तो हीट का क्या है, लेकिन एनर्जी देते हैं हम, प्रोवाइड करते हैं हीट एनर्जी, तो उस एनर्जी को फिर दूसरे कुछ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हीट एनर्जी दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। गैसेस से ओनली प्रेजेंट ही रह सकता है, हां, उस ओनली प्रेजेंट हीट एनर्जी इज ओनली प्रेजेंट। When a substance absorbs heat or the substance is heated, the motion of its molecule becomes rapid. हीट एनर्जी मिल गया तो क्या हो जाएगा, आप में एनर्जी ज़्यादा आ गया, हो गया, आप ज़्यादा मूवमेंट करने को स्टार्ट करते, तो मॉलिक्यूल्स को भी एनर्जी मिल गया तो वो ज़्यादा मूवमेंट करने को स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करेगा, अगर सॉलिड सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड किया, उसमें एनर्जी आ गया, वो ज़्यादा मूवमेंट, वो क्या करेगा, अपने आजू बाजू के मॉलिक्यूल्स
धक्का देने लगेगा, ज़्यादा एनर्जी आएगी तो धक्का दे देंगे ना, तो वो अपने आजू बाजू के मॉलिक्यूल्स को धक्का देने लगेगा। ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स अगर जोर जोर से वाइब्रेट होने लगा और आपस में धक्का देने लगा तो क्या हो जाएगा, उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मींस स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएंगे। एंड फिर इसकी वजह से आप देखोगे कि एक सॉलिड सब्सटेंस बहुत देर तक उसके मेल्टिंग पॉइंट तक अगर आपने हीट कर दिया तो उसमें क्या होता है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ बढ़ के लास्ट में फाइनली वो लिक्विड स्टेट में सॉलिड लिक्विड में जाएगा ना। फिर लिक्विड से और भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया तो वो गैसियस। When the substance is cool कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली, वी आर हाँ मतलब हम लोग उसमें से हीट को निकाल, ऑन हीटिंग वी प्रोवाइड हीट, ऑन कूलिंग वी रिमूव द हीट। तो when the substance is cooled or it gives out heat, the motion of its molecule becomes slow। तब उसका एनर्जी हम लोग ले रहे हैं, वो हीट एनर्जी हम लोग उसमें से निकाल रहे हैं। आप लोग के अंदर का एनर्जी अगर हमने निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा मूवमेंट कम हो जाएगा, तो वो स्लो हो जाती है, मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन हो जाएंगे। एंड सो देयर काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। अब इसलिए वो जाके कम इसमें जाके सॉलिड बन जाएगा, कूलिंग में क्या हो जाएगा, वापस सॉलिड में बन जाएगा। तो वही हो रहा है। The total kinetic energy of molecule of substance is called its internal energy। कितना काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और दोनों मिला के इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का इंटरनल एनर्जी इतना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, the sum of internal kinetic energy and internal potential energy is called the total internal energy or heat energy of the substance। तो एक सब्सटेंस का हीट एनर्जी बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें कितना टोटल इंटरनल एनर्जी और टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों अगर बताएंगे तो हम लोग बोलते हैं कि कितना उसमें हीट एनर्जी ही हीट एनर्जी, उसके अंदर का काइनेटिक और पोटेंशियल को मिला के जो एनर्जी दैट इज इट्स हीट एनर्जी। इसलिए आप देखोगे अपने बॉडी में भी मॉलिक्यूल्स हमेशा मूवमेंट में है, क्या सब अपने ब्लड के अंदर का मॉलिक्यूल्स या फिर सब चीज़ में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में, जिसकी वजह से आप देखोगे अपने बॉडी में भी एक टेम्परेचर होता है ना, तो वो हमारे बॉडी का इंटरनल एनर्जी। ठीक है, thus heat is the internal energy of a substance। It is measured in the unit, कौन सा एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल्स। तो हीट एनर्जी का भी जूल्स ही होगा। ठीक है, मैं हीट एनर्जी की बात कर रही हूँ, हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे। टेम्परेचर कुछ और होता है, हीट एनर्जी हाँ टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है और उसको हम लोग दूसरा यूनिट डिग्री सेल्सियस में भी केल्विन। ठीक है, लाइट एनर्जी के लिए भी ऐसा यूनिट यूज होगा ना। हाँ एनर्जी जो भी रहता है सबका जूल्स में। सीजीएस नहीं, टेम्परेचर को ऐसे सेपरेट करके नहीं है, नहीं ऐसा यूनिट इसका फ़ारेनहीट इज नॉट सीजीएस यूनिट बोल नहीं सकते उसका मेन यूनिट तो केल्विन ही है दोनों स्टेट में, एसआई में भी और सीजीएस में भी। लेकिन अदर यूनिट्स जो बोलते हैं हम लोग अदर देन एमटीएस एंड सीजीएस सिस्टम, तो उसमें आ जाता है डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट। ठीक है, तो यहाँ पे टिक मार्क कर दो, क्या क्या है यहाँ पे जो तुम बोल रही हो टिक मार्क करो। The sum of total internal kinetic energy and internal potential energy is called internal the sum है ना, sum the sum of ब्रैकेट डालो चलो, सम यू के जो बड़ा बड़ा हाँ नीचे का अलग से फिर से एक ब्रैकेट बताओ सब्सटेंस हाँ हीट 10 नहीं चाहिए, हीट से फुल लास्ट। ठीक है,
सम से sum of internal kinetic energy and internal potential energy is called the total internal energy or heat energy of the substance. और फिर नीचे वाले भी 2 लाइन कर दो, उसमें सही रेडियल है। हो गया? अब मेरे को बताइए, if I have 2 objects, one is hot and other is normal temperature में, जो हमारा normal मतलब comparatively colder than the one which is hotter. बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं जब हम लोग यूटेंसिल रखते हैं गर्म करने के लिए, तो यूटेंसिल को हीट अप करने की वजह से वो गर्म हो जाता है। अब उसमें अगर मैंने एक स्पून रख दिया जो नॉर्मल हमारे रूम टेम्परेचर पे है, तो मैं को बताऊँ हीट एनर्जी कौन सा ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हमेशा ट्रांसफर होगा, उल्टा तो नहीं होगा ना। तो हीट एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो कोल्डर ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? हाँ, कोल्डर ऑब्जेक्ट हीट ऑब्जेक्ट कैसे हीट होगा? वो एब्जॉर्ब करेगा ना, एब्जॉर्ब करके जो ठंडा है वो नॉर्मल होगा। ठंडा वाला, और ये फिर वो भी गर्म हो जाएगा एब्जॉर्ब करके, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, हीट एनर्जी जो ट्रांसफर ये टेम्परेचर के बेसिस में जो हम लोग बोल रहे हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तब हम लोग टेम्परेचर के बेसिस में बोल रहे हैं ना अभी ये कि ये हीट इतना है, इतना गर्म है, मतलब हम टेम्परेचर के बेसिस में बोल रहे हैं। सो इन दैट केस टेम्परेचर के बेसिस में जब आता है तो वी आर कंसीडरिंग द काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफरिंग मींस मूविंग, मूविंग हम लोग के इसमें बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कंसीडर करते हैं, है ना। तो when two bodies at different temperature are kept in contact, heat flows from the body at higher temperature to the body at lower temperature. The average kinetic energy of the substance is a measure of temperature of the body. Consider the main average kinetic energy वाला है ना वो line दिखा। So when there is a rise in average kinetic energy of molecule of a substance, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी घट गया तो टेम्परेचर विल आल्सो रिड्यूस। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आ गया? तो हीट एनर्जी क्या था? इट वाज टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस। व्हेयरएज टेम्परेचर हम लोग क्या बोल रहे हैं? इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट, उसकी वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, उसको हम लोग ये कंसीडर करें टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इज अ मेजर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। हाँ, अभी हमको पता है वी आर कंसीडरिंग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ आइस। आइस कौन सा स्टेट में है? सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड। आइस मेल्ट होके क्या बनता है? लिक्विड। तो जब मेल्टिंग हो रहा रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, उस टाइम पे जब वो हीट ऑफ कोर्स वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा कि रिलीज करेगा? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑन मेल्टिंग एक हीट एब्जॉर्ब होता है। तो जब उस टाइम पे वो चेंज हो रहा है फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, तब एक्चुअली क्या होना चाहिए? टेम्परेचर में डिक्रीज दिखना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, है ना, क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहे थे। लेकिन टेम्परेचर में चेंजेस नहीं दिखता, क्योंकि ये जो एनर्जी यूज हो रहा है, हीट एनर्जी जो यूज हो रहा है, वो चेंज ऑफ स्टेट के लिए खाली यूज हो रहा है। उसके बाद में इंटरनल मॉलिक्यूल हम लोग बढ़ाएंगे। चेंज ऑफ स्टेट के लिए जो हो रहा है वो बोलते हैं दिस हिडन एनर्जी, उसको हम लोग लेटेंट एनर्जी बोलते हैं। तो आगे आपको और भी बताऊंगी इसी चैप्टर में। क्या अपने आप ने जो बोला ना, मतलब जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, जब तक कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तब भी आप देखो क्या इफ यू यूज
अगर समझो आपने एक बीकर में आइस ले लिया, एक थर्मोमीटर लगा दिया और कंटिन्यूसली चेक करते रहो कि वो मेल्ट हो रहा है, तो आपका थर्मोमीटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। थर्मोमीटर ऑफकोर्स वैसा वाला होना चाहिए जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिख रहा है, तो टेम्परेचर चेंजेस दिख रहा है कि नहीं? तो आप देखोगे टेम्परेचर चेंजेस नहीं दिख रहा है। कब तक नहीं दिख रहा है? जब तक आइस कंप्लीटली मेल्ट ना हो जाए। एक बार कंप्लीटली मेल्ट हो गया तो फिर आप देखोगे टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या मतलब whenever there is change in state, there is no change in the temperature. एक बार completely change in state होगा, then there will be change in the temperature. ठीक है? So during the change in state of substance, it is at a constant temperature. There will be no change in average kinetic energy of its molecule. ये हम लोग और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे है। ठीक है? Now effect of heat. क्या है आपके हिसाब से? आपने ये तो पहले भी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व भी किया रहेगा और पढ़ा भी रहेगा। हीट एनर्जी 720 था, है ना? तो हम कितना हीट आप दे रहे हो बॉडी को, टेम्परेचर बेसिकली, फिर शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, द स्टेट ऑफ द बॉडी और साइज ऑफ द बॉडी। साइज ऑफ द बॉडी बेसिकली अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट किया तो उसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है कि रिड्यूस हो जाता है? हीट किया हाँ, नहीं, on heating the object expand. Expansion of object on heating, that is called thermal expansion of the object. Now suppose एक आइस क्यूब है जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, अगर वो मेल्ट होता है मैं बीकर में कलेक्ट कर रही हूँ, द सेम अमाउंट ऑफ आइस जो 5 सेंटीमीटर का जगह ले रहा है तो वो बीकर में थोड़ा कम जगह लेगा, वो अलग है। पहली बात तो वाटर को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, वाटर का थोड़ा अलग प्रिंसिपल है। उसमें बिटवीन 4 to 0 डिग्री सेल्सियस में वो अलग ही अपना प्रॉपर्टी दिखाता है वाटर। स्पेसिफिकली वाटर और दो है, सिल्वर आयोडाइड, वाटर और सिलिका। ये तीन जो चीज़ है ये अपना अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। वो तुम लोग जब इसमें है क्या पता नहीं, यूनिवर्स एक्सपेंशन या तो नेक्स्ट ईयर तो पक्का है 9th स्टैंडर्ड में। तो बट नॉर्मल एनी ऑब्जेक्ट जैसे कि एक आयरन का बर्तन ले लो या फिर कुछ भी चीज़ ले लो, सॉलिड सब्सटेंस, ऑन हीटिंग आप ऑब्जर्व नहीं करोगे इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होता, बट थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है। इवन इसमें आइस में भी इनिशियली वो थोड़ा एक्सपेंड होकर फिर उसका वो चेंजेस आ जाते हैं। वो आइस का टोटली डिफरेंट है, टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट होता है। वो जब एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे और आइस का तभी आपको वो बताऊँगा क्लियरली। नॉर्मल सब्सटेंस अदर देन आइस, सिलिका एंड सिल्वर आयोडाइड, जो नॉर्मल बाकी के सब सब्सटेंस है, ऑन हीटिंग इट विल एक्सपैंड। तो अभी कभी देखो ऐसा हो जाता है डब्बा बंद हो जाता है एकदम टाइट और हम लोगों को खोलने को नहीं होता है, तो फिर कभी जो रहते हो जो अपने बुजुर्ग लोग रहते हो वो तो उसको ज़रा गर्म कर दो या फिर हाथ से गर्म करके दे दो या कपड़े से क्लीन करके दे दो, वो खुलेगा। हम क्या करें? गर्म करें मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द साइज। बाहर का ढक्कन का खाली साइज अगर मैंने बड़ा कर दिया तो फिर ओपन हो जाएगा, एकदम टाइट बेड है। बट समटाइम्स ही होता है, कभी कभी उसके अंदर का प्रेशर की वजह से भी हो जाता है, तभी वो डिफिकल्टी। सपोज 10% ऑफ हीट डब्बा 100% है, जिसमें प्रेशर है इसलिए खुल नहीं रहा है, हाँ। उससे सिर्फ 10% हिट गया तो कितना एक्सपांड होगा? थोड़ा सा ही एक्सपेंड करना, एकदम टाइट अगर बैठा मतलब टाइट ही बैठा ना, लेकिन हाँ हर बार वो अप्लाई नहीं होता है। मेरा भी मतलब कभी कभी कुछ और क्राइटेरिया भी रहते हैं जिसकी वजह से एकदम टाइट रहता है, ओपन नहीं होता है, वो अलग है। या तो उसको कूलिंग या ये करने की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग उसको ज़्यादा हिट देते हैं, टूट भी जा सकता है। दूसरा आपको अगर बॉल एंड लिटमस एक्सपेरिमेंट है क्या? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट में क्लियरली समझे। वी हैव दिस मेट आयरन बॉल and a ring. This is the ring जो ऐसे लगाया गया है on a stand.